बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कुछ देर के वक्फे के बाद एक बार फिर सदफ अब्दुल जब्बार और अशफाक इसाक सिद्दी आपके सामने मौजूद हैं। हमारे अकब में आप देख सकते हैं और आपको अंदाज़ा हो गया होगा ट्रांसमिशन किस हवाले से है। शंघाई ताउन तंजीम का आज से इस्लामाबाद में आगाज़ हो रहा है और अनगिनत ममालिक यहाँ पर पाकिस्तान तशरीफ़ ला चुके हैं। इस्लामाबाद को क्या खूबसूरती से सजाया गया है। आई विश कि एक दिन का कोई ट्रिप रखवा लेते, मुतालियाती दौरा होता है कराची का भी, शो कर लेते दोनों मिलके। थोड़ा मिलके क्या बात है, क्या बात? अच्छा आइडिया, वैसे अच्छा आइडिया आपने ऑन एयर ही फ्लोट कर दिया। What an idea, sir. वेरी गुड। लेकिन ये जो शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, ज़बरदस्त डेवलपमेंट है पाकिस्तान के लिए। और रशिया, चाइना, भारत और 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं, साथ ही बेलारूस भी है। ये 10 ममालिक के सरबराहान मुमलिकत, जिसमें प्राइम मिनिस्टर्स भी शामिल हैं, फॉरेन डेलीगेशन भी उनका शामिल है, वज़ीर ख़ारजा भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान आ गए हैं। पाकिस्तान ज़बरदस्त मेज़बानी कर रहा है और तैयारी, जैसे कि अशफाक बता रहे थे, बहुत ज़बरदस्त की गई हैं। और चीनी वज़ीर आज़म जो कि कल आ गए थे और उनका एक 4 रोज़ा दौरा है, तो वो सेपरेट विजिट है, एक तरह से सेपरेट विजिट है और शंघाई ताउन तंजीम के इजलास में वो शिरकत भी करेंगे। सो ये पाकिस्तान के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती है और जो हमारे ताल्लुकात हैं, चाहे वो ट्रेड को लेकर हो, सी पैक को लेकर हो, तमाम जो हमारे इशूज़ हैं उसमें हम देखते हैं कि दोनों मुल्क शाना बशरे के साथ बात कर लेते हैं। राजा मोहसिन हमारे साथ मौजूद हैं। तो राजा मोहसिन ज़रा बताइएगा कि हाँ, एक तो ये है कि इस्लामाबाद को सजाया गया खूबसूरती से। इस्लामाबाद वैसे ही खूबसूरत शहर है। दूसरा, कुछ छुट्टियां आम तातील वगैरह भी की गई है, मेट्रो वगैरह भी बंद है, ये तो सब हमें पता चल चुका है। कैजुअल क्या है, किस तरीके से ये सिलसिला शुरू होगा इसका कॉन्फ्रेंस का? देखिए, ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स की 23rd मीटिंग है और ये पाकिस्तान को एजाज़ हासिल हुआ है कि पाकिस्तान इसको होस्ट करने जा रहा है और इसके ज़बरदस्त इंतज़ामात देखने में मिल रहे हैं। और बैनुल-अक़वामी मयार के जो हमने देखा है कि पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर हो या जिन्ना सेंटर हो, वहाँ पर इस कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में इंतज़ामात किए गए हैं। आज का अगर मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर करूँ और जो एजेंडा है इस कॉन्फ्रेंस का, तो वो इस तरह से है कि आज जो गैर मुल्की डेलीगेशंस के हेड्स हैं वो पाकिस्तान, उनकी आमद का सिलसिला इस वक्त शुरू हो चुका है और आज शाम तक ये सिलसिला मुकम्मल हो जाएगा। कल ये कॉन्फ्रेंस बाकायदा जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में शुरू होगी। सबसे पहले वज़ीर आज़म पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में जितने भी गैर मुल्की वफूद हैं उनका खैर मकदम करेंगे। उसके बाद बतौर चेयर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का खिताब होगा, जिसके बाद ये कॉन्फ्रेंस बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगी। इस कॉन्फ्रेंस के जितने भी अगराज़ व मकासद हैं जिसके लिए ये कायम की गई है, स्पेशली इक़्तिसादी ताउन के हवाले से, इस पर तमाम जो हेड्स ऑफ गवर्नमेंट्स आए हैं या उनके नुमाइंदगान हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपना अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। उस हवाले से तो होगा, हम कुछ उसके बाद हैं भी कि वो होगा क्या। राजा मोहसिन, आप इस्लामाबाद में होते हैं, ज़ाहिर है कि इस्लामाबाद एक छोटा सा शहर है, लोग आपस में बैठते हैं, डिस्कशंस वगैरह करते हैं। इस कॉन्फ्रेंस को लेके और इसके मैग्नीट्यूड को लेकर क्या डिस्कशन हो रही है वहाँ पर? देखिए, ये पाकिस्तान की एक तो ये बड़ी सिफारती कामयाबी है कि 11 मुल्कों के हेड्स जो हैं वो यहाँ पर आ रहे हैं। बीच में एक भारत के फॉरेन मिनिस्टर आए हैं, लेकिन भारत जो है वो आम तौर पे इस तरह की कॉन्फ्रेंस में उनके फॉरेन मिनिस्टर ही जाते हैं। लास्ट टाइम हमारे भी फॉरेन मिनिस्टर ही गए थे, बिलावल भुट्टो जरदारी, जब गोवा में ये कॉन्फ्रेंस हुई थी। लेकिन अब देखें, रशिया, चाइना, बेलारूस, ये बड़े कंट्रीज़ हैं। इसके साथ साथ सेंट्रल एशियन स्टेट्स, उनके प्राइम मिनिस्टर्स पाकिस्तान पहुँच रहे हैं या कुछ पहुंच चुके हैं। तो ये एक पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। और फिर जो इंतज़ाम किए गए हैं, देखिए मैंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का सेशन भी कवर किया है, लेकिन इतने ज़बरदस्त इंतज़ामात किसी भी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस के मैंने पहली दफ़ा देखे हैं। जो मीडिया सेंटर ही बनाया गया है पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में इस कॉन्फ्रेंस की कवरेज के हवाले से, क्योंकि बड़े बड़े डेलीगेशंस आए हैं और उन डेलीगेशंस के साथ जो फॉरेन मीडिया है वो भी खासी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचा है। तो ज़बरदस्त इंतज़ामात, मतलब ये इतने अच्छे इंतज़ामात हैं, इनको किसी और के साथ कंपेयर भी नहीं किया जा सकता। एक लंबे अरसे के बाद पाकिस्तान को इतनी अच्छी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी करने का एक मौका मिला है। पाकिस्तान 2017 में इसका पहली दफ़ा मेंबर बना था और अब पाकिस्तान इसको होस्ट कर रहा है। फिर इक़्तिसादी ताउन के हवाले से इस तंजीम का एक बड़ा किरदार है। फिर चाइना और रशिया, आपको पता है कि इस रीजन के इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर्स का पाकिस्तान आना, तमाम तर जो सफारती कम्युनिटी है, जो इवन इस SCO की मेंबर स्टेट्स नहीं हैं, उनकी नज़रें भी इसी पर हैं और तमाम ही जो लोग हैं वो इसको पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहे हैं। और फिर ये भी यकीनन जब कॉन्फ्रेंस होगी, और ये एक ऐसी कॉन्फ्रेंस है, ये एक ऐसी तंजीम है SCO कि जो ग्राउंड पे जिसका बड़ा इफेक्टिव रोल है
اور اقتصادی تعاون کے حوالے سے ان کا بڑا کردار ہے. یہ کنٹریز ایک دوسرے کے ساتھ بڑا زبردست انداز سے کام کرتے ہیں, مل کر کام کرتے ہیں. یہ وہ ڈیڈ تنظیم نہیں ہے, یہ بڑی ایکٹیو تنظیم ہے. تو یہ ایک بڑی کامیابی ہے, اور جو ڈپلومیٹک کمیونٹی ہے وہ بھی اس کو جو ہے وہ دیکھ رہی ہے, اس پر نظر رکھے ہوئے ہے, اور اس کو ایک بڑی کامیابی سمجھا جا رہا ہے پاکستان کی. اور پاکستان کیونکہ آپ کو پتہ ہے مہمان نوازی کے حوالے سے تو ہم پاکستانی ویسے ہی بڑے مشہور ہیں, اور اس مہمان نوازی کو اگر دیکھا جائے تو نہ صرف جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں بڑے زبردست انتظامات نظر آ رہے ہیں, بلکہ جو میڈیا کے لیے پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر میں سینٹر بنایا گیا ہے, میڈیا سینٹر, وہاں پر بھی باقاعدہ عشائیے کا بھی انتظام کیا گیا ہے, زبردست, اور تمام تر جو فیسلٹیز کسی بھی کوریج کے لیے چاہیے ہو سکتی ہیں وہ یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں, وہ تمام اویلیبل ہیں. بالکل, تھینک یو سو مچ راجہ محسن. ہمیں بتا رہے ہیں, ہم بات کرتے ہیں کہ میڈیا کوریج کتنی امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں, اور چائنا پہ بہت سارے ملکوں کی نظریں. اگر امریکہ کی ہم بات کریں تو ان کی فورن پالیسی کا ایک بڑا حصہ ڈیڈیکیٹڈ ٹو چائنا ہے. تو چائنا کون سے سٹیپ لے رہا ہے, مخاصمت بھی چلتی رہتی ہے, جی ہاں, اور ٹریڈ دیکھیں نا بڑھا رہا ہے, اس پہ بڑی نظر ہوتی ہے. اینڈ اسپیشلی رشیا پر بھی, اور الیکشن تو آ رہا ہے امریکہ میں, تو وہ رشیا پر بھی کافی نظر رکھے ہوئے ہیں. چلیں جی, تو ہم جب بات کر رہے ہیں, بتا دیا ہمیں راجہ محسن نے کہ کل کانفرنس ہوگی باقاعدہ جناح ہال کنونشن سینٹر میں, اور وہاں پر وزیر اعظم کا جو ابتدائی خطاب ہوگا, اس کے بعد پھر خطاب کا سلسلہ چلے گا, آگے بڑھے گا. بات کر لیتے ہیں اس شنگھائی تعاون تنظیم کے اجلاس کے حوالے سے, اور اس کی اہمیت کیا ہے, کن ایشوز کو زیادہ اس وقت فوکس کیا جائے گا. تو ہم بات کر لیتے ہیں ڈاکٹر جمیل احمد خان, سابق سفیر ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر قمر چیمہ, سیکیورٹی ایکسپرٹ ہمارے ساتھ ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. ڈاکٹر جمیل, آپ سے پہلے آغاز کرتی ہوں. ہم اس کی سگنیفیکنس کی بات کر رہے ہیں, خاص طور پہ اس ٹائم پر جب پاکستان اس کو ہوسٹ کر رہا ہے. بڑی اپرچونٹی ہے, سفارتی کامیابی ہے. اس سے میکسیمم ہم کیا فائدہ اٹھا سکتے ہیں, کیا کر سکتے ہیں ہم اس میں؟ نہیں, پاکستان کا دیکھیں سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہے کہ پاکستان کے بارے میں غلط فہمیاں کریٹ کی جا رہی تھیں, خاص طور پہ ان ممالک کی طرف سے یہ غلط فہمیاں اور پروپیگنڈا کیا جا رہا تھا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کے حالات مخدوش ہیں اور پاکستان جو ہے آئسولیشن کا شکار ہوتا جا رہا ہے. تو سب سے بڑی بات تو وہ تاثر اس کی نفی ہوتی ہے, اور پاکستان کا ایک امیج بڑھتا ہے. 27 سالوں کے بعد اتنا بڑا میگا ایونٹ, جبکہ ہمارے خلاف پچھلے دنوں کافی پروپیگنڈا جاری رہا, تو اس کے برعکس اب وہ اس پر وہ نہ صرف مدھم ہو جائے گا, بلکہ اس پروپیگنڈا کے جو مضمر اثرات ہیں وہ بھی ختم ہو جائیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری چیز, بائی لیٹرل لیول پر اس کے ثمرات جو بھی ملٹی لیٹرل پلیٹ فارم پر جو بھی ایکٹیویٹی ہوتی ہے, اور میزبان ملک, اور اگر اس کو خوش اسلوبی کے ساتھ, جس خوش اسلوبی کے ساتھ انتظام و انصرام کا بندوبست کیا گیا ہے اسلام آباد میں, تو وہ اگر خوش اسلوبی کے ساتھ ہو تو اس کی آپٹکس پوری دنیا میں جاتی ہیں. سیکیورٹی ایڈوائزری جو ایشو ہوتی ہیں مختلف کنٹریز کے طرف سے پاکستان کے لیے بھی ہوئی ہیں, جس میں وہ اپنے متنبہ کرتے ہیں اپنے وزٹرز کو کہ پاکستان میں کیا کیا احتیاط کر کے جائیں, تو وہ بھی اب کم ہونا شروع ہو جائیں گی یا ختم ہو جائیں گی. بائی لیٹرل اس کے ثمرات, ملٹی لیٹرل اس پلیٹ فارم سے جتنے بھی آ رہے ہیں سربراہان, جتنے بھی مندوب آ رہے ہیں, ان کے ساتھ انٹریکشن, اور پھر سائیڈ لائن پر جو میٹنگ ہے اس کے لیے پہلے سے تیاریاں موجود ہیں. میری بات ہو رہی تھی ٹاپ ڈپلومیٹ آف رشیا کے ساتھ, اور وہ تقریباً پچھلے 12-15 دن سے وہ اس کی تیاریاں کر رہے تھے کہ کیا کیا ہم بائی لیٹرل لیول پر گفتگو کریں گے اور کیا کیا ہم ایم او یو سائن کریں گے. تو اس کی تیاریاں زور و شور سے چل رہی تھی. 76-77 افراد پر محیط اتنا بڑا ڈیلیگیشن ایک اتنے بڑے ملک کا آ رہا ہے, تو ظاہر ہے اس کا بائی لیٹرل مفاد تو ہے ہمیں, اور بڑے بہترین مفاد ہیں. تو کیونکہ جب یہ دنیا اس وقت گلوبل ویسٹ سے گلوبل ایسٹ کی طرف جاری ہے, اس ٹرانزیشنری پیریڈ میں پاکستان کا ایک بہت کلیدی کردار آ جاتا ہے, کیونکہ پاکستان کی جو جغرافیائی لوکیشن ہے اس کے لحاظ سے پاکستان پیوٹل کنٹری بن جاتا ہے. اور پاکستان کو کیونکہ اس ٹرانزیشن کے دوران اپنے مفادات اور اپنے لوگوں کے مفادات کا جب وہ خیال رکھے گا, تو اسے ایک بیلنسنگ فیکٹر کو بھی ذہن میں رکھنا ہوگا. اور اس پلیٹ فارم کو دیکھتے ہوئے, جس پلیٹ فارم میں دنیا کی 24.4 ٹریلین کی اکانومی ہے, اور ظاہر ہے اس میں چائنا کی سب سے بڑا ایک عمل دخل ہے, اور 40% جس طرح کہ ہم ساروں کو پتہ ہے پاپولیشن ہے, اور 32% جی ڈی پی ہے, اور 4 نیوکلیئر کنٹری ہیں, اور جس طرح سے درخواستیں آئی ہوئی ہیں مزید ممالک کی, تو اس کی افادیت اور اہمیت
यकीनन बतदरीज बढ़ती जा रही है। ठीक। और जिस तरह के मैंने बताया कि ग्लोबल वेस्ट से ग्लोबल ईस्ट के तरफ जो रुझान चल रहा है उसमें ज़्यादातर कंट्रीज इस तरफ राग़िब हो रहे हैं और आगे जाके ब्रिक्स और एससीओ की भी मुबाशरत सामने आ जाएगी। अब रहा सवाल कि इस मल्टीलैटरल फोरम पर बातें क्या होती हैं, जाहिर है इसका एक एजेंडा होता है। और जिस तरह के बाकी पिछले 3 जो ऐसे समिट हुए हैं हेड ऑफ गवर्नमेंट के, तो उसमें जिस बात के मईशत की बात हुई, तिजारत की बात हुई, कल्चरल एक्सचेंज की बात हुई, इंफ्रास्ट्रक्चरल और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हुई, मल्टीलैटरलिज्म की बात हुई। इस बार भी एजेंडे में काफ़ी अहम पॉइंट्स शामिल हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज वगैरह भी है, उस पर भी हम आएंगे, बात करेंगे। डॉक्टर साहब थैंक यू सो मच, आपने इनिशियली जो अपना इनपुट दिया, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। कमर चीमा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कमर साहब ये ज़रा फरमाइएगा कि ये जो हम बात करें, पहले तो एक इम्पैक्ट जो पड़ता है, यानी कि जब आप देख रहे होते हैं कि पूरी दुनिया आ रहे हैं, तो एक लिहाज से आपके ऊपर एक भरोसा भी होता है कि जी पाकिस्तान इतना बड़ा इवेंट होस्ट कर सकता है, सिक्योरिटी कंसर्न्स वगैरह नहीं है, पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है। एक तो चीज़ अपनी जगह, दूसरा ये है कि ये जो सिक्योरिटी ताउन है, जो खत्ते के मुल्क हैं जो ख़ास तौर पर इस तंजीम का हिस्सा हैं, भारत को छोड़ के, उनके साथ सिक्योरिटी ताउन को कितना मज़ीद मुस्तहकम किया जा सकता है? क्योंकि चीन के साथ तो हम क्लोजली हैं, सिक्योरिटी हमारे साथ ताउन है, हम उनके साथ लेन देन करते रहते हैं। रशिया के साथ हम कितने इन्वॉल्व हैं वो भी सबको खबर है। क्या बेहतर हो सकता है? देखिए, जिस तरह आपने बात की टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म, ये 2-3 के ऊपर इस ऑर्गेनाइजेशन बस है। क्वेश्चन ये है कि रशिया और बाकी जो डॉक्टर कमर चीमा, आपको इंटरप्ट करूंगी, आपको हम ठीक से सुन नहीं पा रहे, सो आपको हम रिकनेक्ट करते हैं ताकि ज़ाहिर सिक्योरिटी के जो इशूज़ हैं उन पर मज़ीद बात करें। तो डॉक्टर जमील, आप ही की तरफ मैं आती हूँ, और यहाँ पर अशफाक ने जो सवाल रेज़ किया वो सिक्योरिटी के मामले से था, लेकिन आप कह रहे थे आपकी टॉप डिप्लोमेट से बात हुई है। इस समिट को लेके कितनी होप्स दिखाई देती हैं? क्या उनका परसेप्शन है अभी तक? ज़ाहिर पाकिस्तान आ गए हैं और तमाम तर जो है उनका भी होमवर्क होगा, वो क्या एक्सपेक्टेशंस लेकर आए? देखिए, अगर कोई सरबराह एक बहुत बड़ी टीम के साथ आ रहा है, 76 लोगों को साथ लेके आ रहा है अपने मुल्क से, तो उसमें बायलैटरल जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स हैं उस पर तैयारी करके आते हैं। तो इसी तरह पाकिस्तान ने भी तैयारी की हुई है, जिस तरह रशिया के साथ और जिस तरह कल चाइना के साथ 17 MOUs पे साइन हुए हैं और काफ़ी MOUs अब एग्रीमेंट के तरफ पहुंच रहे हैं। उसी तरीके से रशिया के साथ हमारे जो ताल्लुकात हैं वो अब बढ़ना शुरू हुए हैं। और जिस तेज़ी के साथ मैं समझता हूँ इस मल्टीलैटरल समिट के बाद और इतनी बड़ी टीम के पाकिस्तान में विजिट करने के बाद और बायलैटरल मीटिंग साइडलाइन पर होने के बाद, जाहिर है कि उसके मज़मरात सामने आएंगे, जिसमें कि एक तो सबसे बड़ी बात है कि रशिया से जो हमने स्टील मिल का मामला रखा हुआ है, रशिया से एनर्जी के लिए हमारे जो ताउन पहले भी रहा हुआ है, रशिया से हमारे और जो बाकी मामलात हैं उसमें ताउन, उसमें दोबारा एक पुख्तगी आना शुरू हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा एक्सप्लेन हमें कर पाएं अगर तो। जितने भी हैं हमारे, उससे हमारे तिजारत, हमारी मईशत, हमारी कल्चरल एक्सचेंज, हमारी जो इस रीजनल सिक्योरिटी है, ख़ास तौर पर अफगानिस्तान जो एक दर्द, अफगानिस्तान से जो हमारे तरफ दरअंदाजी हो रही है, जो हमारे लिए दर्द सर बना हुआ है, उसके लिए जितना रीजनल कंट्रीज ये तमाम, रशिया, चाइना, ईरान और ये ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, जितना ये मावनतकारी में सहूलत दे सकते हैं इसको कम करने में और ख़त्म करने में, और वो प्रेशर डालने में कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अफ़गानिस्तान की सरज़मीन इस्तेमाल ना हो, ये भी किसी और प्लेटफॉर्म से सबसे ज़्यादा मावनतकार ये प्लेटफॉर्म और ये सरबराहान हो सकते हैं। तो इसमें मल्टीलैटरल लेवल पर तो कम बात होगी, लेकिन बाईलैटरल यानी समिट के दौरान तो अफगानिस्तान पे पिछली दफ़ा बात हुई थी, इस दफ़ा थोड़ी बहुत हो जाएगी, लेकिन जो बाईलैटरल लेवल पर इन सरबराहान से बात होगी, मेरे अपने तजर्बे और अंदाजे के मुताबिक उसमें यकीनन अफगानिस्तान के जो हालात हैं जो हमारे लिए एक मुज़मिर असरात डाल रहे हैं। डॉक्टर साहब, तो इफ़ यू कुड हियर मी, मैं बेसिकली ये जानना चाह रहा था कि ये जो आपने अभी बात की ना कि ताउन मज़ीद बेहतर हो सकता है और ख़ास तौर पर एनर्जी सेक्टर में, तो रशिया से हम क्या ऑयल के हवाले से आपको पता है कितनी बात हुई थी कि हम ऑयल ले सकते हैं, सस्ता ऑयल ले सकते हैं।
इंडिया तो लेता रहा रशिया से, लेकिन पाकिस्तान के पास कैपेसिटी इश्यूज़ हैं कि ऑयल लेंगे तो प्योरीफाई कैसे करेंगे, उसको बेहतर रिफाइन कैसे करेंगे, हमारी रिफाइनरीज की सख्त का इशू है। कैन यू हियर मी डॉक्टर साहब? जी, आपने मुझसे सवाल किया लेकिन आपकी आवाज़ बड़ी बीच में डिस्टॉर्ट हो रही थी। अगर मुझे कोई मुख्तसर सा इशारा दे दें कि क्या आप सवाल करना चाहते थे तो मैं सदफ अगर काइंडली आप बेहतर पहुंचा तरीके से सकें। मैं ये जानना चाह रहा था कि रशिया के साथ हम एनर्जी सेक्टर में मजीद क्या कर सकते हैं, क्योंकि गैस भी वहाँ से मिल सकती है, ऑयल भी मिल सकता है, लेकिन हमारी अपनी कैपेसिटी इशूज़ हैं उसको रिफाइन करने के हवाले से। डॉक्टर जमील साहब, ज़ाहिर है बीच में हमने देखा पिछले दिनों बड़ी इस पर डिस्कशन हुई थी कि रशिया से एनर्जी सेक्टर में हम क्या कुछ अवेल कर सकते हैं। गैस की बात कर लें, ऑयल की बात कर लें, पेट्रोलियम की बात कर लें, लेकिन हमारा उसमें जो एक रिफाइनरी वाला मामला है वो आकर उसमें कोई डेवलपमेंट खास नहीं हो सकी थी। तो इसमें मज़ीद कुछ आगे किया जा सकता है? जी हाँ, जो इस वक्त डेलीगेशन आ रहा है, हाई पावर डेलीगेशन है ये रशियन, और उस रशियन हाई पावर डेलीगेशन में यकीनन जब बायलैटरल इंगेजमेंट पाकिस्तान के साथ करने के लिए वो आई हैं, इसीलिए इतना कवी किस्म का डेलीगेशन साथ लेके आई हैं, तो उसमें एनर्जी तो सर फहरिस्त हमेशा रही है। जब भी रशिया से हमारे दो तरफा मामलात और बातचीत हुई है उसमें एनर्जी सर फहरिस्त है, और मैं समझता हूँ कि इस दफ़ा भी नॉर्थ साउथ की जो हमारी एनर्जी के लिए पाइपलाइन बिछाना था और जिसमें रशिया ने काफ़ी इंटरेस्ट शुरू में लिया था, बाद में कुछ मामला मद्दम पड़ गया था, लेकिन अब उसको आगे बढ़ावा दिया जाएगा। और जाहिर है रशिया के लिए जो ईरान को कदगन लगी हुई हैं, रशिया पर भी कदगन लगी हुई हैं, तो उसको भी मलहूज़े खातिर रख के आगे उसके जो उससे इस्तेफादा हासिल किया जा सकेगा, उससे ये दोनों ममालिक रशिया और पाकिस्तान बैठकर ज़रूर बात करेंगे। और यही वजह है कि रशियन इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ज़रा बात कर लेते हैं। तो चीमा साहब, मेरा सवाल जो है अब तक पहुंच गया था, सिक्योरिटी ताउन के हवाले से फर्दर क्या किया जा सकता है, उसका जवाब आप दे रहे थे, लेकिन जवाब हम सुन नहीं पाए थे, थोड़ा सा डिस्टॉर्शन थी। अब काइंडली आप जवाब दीजिए अपना। आप मुझे सुन सकते? जी, आई कैन हियर यू। वी कैन हियर यू। ओके, देखिए मेन मकसद था एक्सट्रीमिज्म एंड इश्यूज को एड्रेस करना था जब बैक इन 2 बनाया गया था। ये है कि 2 हम आगे हैं, और इसके अंदर चीज ये है कि रशिया हो, सेंटर हो, पाकिस्तान, ईरान हो, तमाम गर्दी का चैलेंज। आपको पता है कि अफगानिस्तान टीटीपी जैसी बैठी हुई हैं, अनफॉर्चुनेटली जैसी बैठी हुई हैं, और मैं इससे बेहतर और कोई नहीं है कि सीओ का पर्पस टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म है। तमाम ममालिक को चैलेंज का भी सामना है। आपका है अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट हिज वॉइस, तो दोबारा रिकनेक्ट करें। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है सिक्योरिटी के मामला को लेकर। जब अब बात की जाती है ना नेटो की, तो नेटो दूसरी जंग अज़ीम के बाद उसकी तश्कील हुई, और बुनियादी मकसद ये था कि एक मुल्क पर हमला होगा तो वो जो नेटो में शामिल कंट्रीज हैं सिक्योरिटी जी वो उन पर अटैक तस्वर किया जाएगा। तो क्या एशिया भी किसी इस तरह के फोरम पे ऊपर जा सकता है? डॉक्टर कमर चीमा एक बार फिर हमारे साथ हैं। जी डॉक्टर साहब, हम बार इंटरप्शन हो रही थी, आपकी आवाज़ बड़ी डिस्टॉर्टेड थी, अब हम आपको सुन पाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि नेटो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वो एक प्योरली डेमोक्रेटिक क्लब है जिसका अपना एक अलायंस है, और वो उस वक्त उन्होंने सोवियत यूनियन एंड रशिया के खिलाफ ये बनाया हुआ है। उसके मीनिंग और वो बिल्कुल अलग है। हम ऐसा कुछ यहाँ पे जो ममालिक हैं वो क्योंकि पॉलिटिकली अलाइन नहीं है, उस तरह स्ट्रेटेजिकली अलाइन नहीं है, हर मुल्क का अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम है, तो बड़ा मुश्किल होता है कि ये कंसेंसस बिल्ड करना। हाँ, इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि हमारा इकोनॉमी एक दूसरे को करीब ला सकती है, वो हमारा एक मेन एजेंडा हो सकता है। देखिए, इकोनॉमी तो है बिल्कुल, और इकोनॉमी इसके ऊपर जो तमाम ममालिक हैं वो बायलैटरली तो बहुत काम कर रहे हैं, लेकिन एससीओ एज एन इंस्टीट्यूशन उस तरह चीज़ों को वो मोमेंटम नहीं दे सका जो देना चाहिए। आप देखें, चाइना की हर मुल्क के साथ बायलैटरल ट्रेड बहुत अच्छी है। यही चीज़ जो है फॉर एग्जांपल इन शेप ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारे सामने आनी चाहिए। यही शेप इस तरह जैसे फॉर एग्जांपल कि तमाम ममालिक जो हैं वो एक दूसरे को एक्सेस दें, कि वो अपनी मंडियों तक एक्सेस दें। जैसे फॉर एग्जांपल रशियन ऑयल है,
अब जैसे आप अशफाक साहब पहले बात कर रहे थे, हमारी अपनी कैपेबिलिटी के इशू हैं, कैपेसिटी के इशू हैं कि हम रशियन ऑयल को लेके प्रोसेस नहीं कर सकते। इंडिया वही तेल ला के प्रोसेस करके उसको इंटरनेशनल मार्केट में दोबारा जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें इन कैपेसिटी इश्यूज की जो है वो चैलेंजेस को भी देखना चाहिए, हंगामी बुनियादों पर देखना चाहिए, क्योंकि डॉलर एक बहुत बड़ा ऐसी एक करेंसी है जिसको हमें जो है वो देना पड़ता है जब हम तेल खरीदते हैं। सो हमें रशिया से फायदा उठाना चाहिए था, सस्ता तेल था, हम वो नहीं खैर उठा सके। लेकिन एक तो मैं समझता हूँ टेररिज्म, सेपरेटिज्म, एक्सट्रीमिज्म के मसले को अफगानिस्तान से उठाना चाहिए। दूसरा एक इकोनॉमी जो बड़ा इशू है जिसको कैसे खित्ते की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है। डॉक्टर साहब मैं एक चीज ये कहना चाह रहा था, सदफ ने एक बात बड़ी अच्छी कही कि इकोनॉमी जो है वो मुल्कों को करीब ला सकती है और जंग के खतरात को टाल सकती है। मिसाल चीन और अमेरिका एक दूसरे के ज़ाहिर इत्तेहादी नहीं माने जाते, बड़े मुख्तलिफ नज़रियात हैं, एक दूसरे से काफ़ी इश्यूज़ भी हैं। अब तिब्बत वाले मामले पे भी आपको पता है कि क्या कंसर्न्स पाए जाते हैं, लेकिन बायलैटरल ट्रेड 2022 में 758 अरब डॉलर की थी। अब चीन और इंडिया की मिसाल ले लीजिए, चीन पाकिस्तान के फितरतन ज़्यादा करीब है, लेकिन उनकी बायलैटरल ट्रेड 2022 की अगर हम बात करें 136 बिलियन डॉलर से तजावुज़ कर चुकी है। और पाकिस्तान को देखिए, हालांकि इनके आपस में सरहदी मामलात भी चलते रहते हैं, लेकिन पाकिस्तान और इंडिया की ट्रेड बिल्कुल बंद है। तो व्हाट नीड्स टू बी डन? देखिए इशफाक साहब, वो अंग्रेजी का मुहावरा है कि यू डू नॉट प्रेफर फ्रेंड्स ओवर कस्टमर्स, कस्टमर्स आर मोर इम्पोर्टेंट। चाइना जो है कि इंडिया, चाइना के लिए इंडिया बड़ा कस्टमर है। इंडिया $100 बिलियन चाइना को हर साल बेचता है, जैसे 125 अरब की बायलैटरल ट्रेड है। मेरा ख्याल है कि हमें वो कैपेसिटी इश्यूज जो हैं, हमें चाइना को प्योरली बिजनेस एंड इकोनॉमिक लेंस से देखना चाहिए। देखिए अब हालात बदल गए हैं, आज का जमाना है मल्टी अलाइनमेंट का। पहले ये जमाना होता था कि आप एक साइड पे खड़े होते थे, आज यूरोप जो है वो अमेरिका को कहता है कि हमने चाइना के साथ कारोबार करना है, हमें डराया ना जाए, हमें धमकाया ना जाए। आज यूरोप ये बातें कर रहा है। सो मल्टी अलाइनमेंट में, और पर्टिकुलरली हम जो ममालिक ग्लोबल साउथ में बैठे हुए हैं, हमारे लिए चाइना एक बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट है, और हमारा तो वैसे ही नेबर है, और हमारे लिए तो वो हर चीज करने को तैयार है। हम वो पोटेंशियल, एक तो चलो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और बाकी चीजें जो चाइना कर रहा है वो तो कर रहा है। आपको पता है पिछले 25 सालों में तकरीबन 10 सालों में तकरीबन 25 अरब डॉलर की चाइनीज इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में कर चुके हैं। वो CPEC 2 के तहत और भी करना चाह रहे हैं, वो हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन हम कैसे इस पोटेंशियल का फायदा उठा सकते हैं जिस तरह इंडियंस उसका फायदा उठा रहे हैं। और सबसे बढ़ के इंपॉर्टेंट चीज यह है कि जैसे आप इकोनॉमी की बार बार बात कर रहे हैं, मेरा ख्याल है कि हमारा जो फ्रेमवर्क तैयार होना चाहिए, उस फ्रेमवर्क में सबसे ज्यादा अहमियत ये होनी चाहिए कि हम अपनी इंडस्ट्री को कैसे खड़ा कर सकते हैं चाइना की मदद से। अदरवाइज हमारी ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट के इशू हैं, इकोनॉमी के इशू हैं, मैक्रो इकोनॉमी के इशू हैं, वैसे कमर साहब, I'm sorry मैं इंटरप्ट कर रहा हूं, लेकिन आपको पता है हम क्यों इकोनॉमी की बात बार बार कर रहे हैं? क्योंकि हमें ये पता चला कि सिक्योरिटी से बढ़कर इकोनॉमी जो है वो एक बड़ी पावर है। क्यों? 2019 में सबको पता है 5 अगस्त को इंडिया ने क्या किया, ठीक है? हम सब समझ रहे थे कि सबको मिलकर एक ब्लॉक बनाना चाहिए और बात करनी चाहिए इंडिया के, लेकिन वहाँ पर आप यूएई की मिसाल लें, वहाँ पर भी उनको एक एजाज़ी तलवार दी जा रही थी और सारा कुछ। फिर उस वक्त हमने देखा कि बेसिक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो मुल्कों के ताल्लुकात बायलैटरल ट्रेड की बुनियाद पर जज किए जाते हैं, ये भाईचारे की बुनियाद पर जज नहीं किए जाते। जीडीपी देखी जाती है, बायलैटरल ट्रेड देखी जाती है, स्कोप देखा जाता है, और उस वक्त देखा गया 2019 में। तो दैट्स व्हाई इट मैटर्स। बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट। उन्होंने देखा कि इंडिया, अब देखिए ना, इंडिया यूएई की ट्रेड $100 बिलियन के करीब है। तो आज के जमाने में सिर्फ और सिर्फ आपको एज ए कस्टमर देखा जाता है कि आप क्या खरीदेंगे और क्या बाय करेंगे। सो हमें ये जो इसीलिए अरब ममालिक हों या GCC की कंट्रीज हों, उनकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है ऑलमोस्ट इंडिया के साथ। सो पॉइंट यहाँ पे ये है कि हमें इन सेंट्रल एशियन मंडियों तक भी पहुंचना है, रशिया तक भी पहुंचना है, चाइना तक भी पहुंचना है। हमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ क्योंकि कल्चर है, और कल्चर ये है कि हमें जाना है जी लंदन, न्यूयॉर्क, पेरिस, बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, ये जो हमें आदत पड़ी हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड की, इससे थोड़ा निकल के अपनी जो नियरेस्ट मार्केट्स हैं। आपको पता है इशफाक साहब, इस वक्त सदफ साहिबा, इस वक्त पूरी दुनिया इंडो पैसिफिक के अंदर आके बैठ के एशिया पैसिफिक में साउथ ईस्ट एशियन मार्केट में बैठी हुई है। वो सारे आसियान ममालिक को देख रहे हैं। इंडिया आसियान डायलॉग है, ये वो एरिया है जहां पे ज्यादा बिजनेस हो रहा है। चाइना का सिर्फ आसियान के 10 ममालिक के साथ $1 ट्रिलियन की ट्रेड है। सो मेरा ख्याल है कि ये मार्केट्स हमारे करीब हैं, सिर्फ हमें अपने कुशन से, कंफर्ट जोन से बाहर निकल के थोड़ा सा मजीद इसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। साथ ही रहिएगा, हमें डॉक्टर मलीहा लोधी ने ज्वाइन किया है, साबिक सफीर हमारे साथ हैं।
थैंक यू सो मच डॉक्टर मलिहा फॉर ज्वाइनिंग अस। इस वक्त जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वज़ाहिर है सिक्योरिटी मामलात और इकॉनमी कितना मैटर करती है आज के इस दौर में। तमाम जो हैं अपने इंटरेस्ट के लिए ये देखते हैं कि उनकी ट्रेड किस मुल्क से ज़्यादा है, उसके बाद किसी इशू को आगे लेकर बढ़ते हैं। आप शंघाई ताउन तंजीम से कितनी उम्मीद रखें जो समिट पाकिस्तान में हो रही है? देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगी कि इस समिट का यहाँ पर होना पाकिस्तान को इसकी पाकिस्तान की बारी थी, इसलिए कि ये बाय रोटेशन होता है कि किस मुल्क की बारी आती है, तो इस दफ़ा पाकिस्तान की बारी है। इससे मैं समझती हूँ कि पाकिस्तान को एक सफारती मौका मिला है कि वो 9 कम अज़ कम 9 मुल्कों के अपने बाहमी ताल्लुकात को भी फ़रोग़ दें। ज़ाहिर है भारत के साथ मुश्किल है, वो एक अलग किस्सा है, लेकिन जो बाकी ममालिक हैं ऑलरेडी आपने देखा है कि चीन के जो वज़ीर आज़म आए हैं उनके साथ जो उनका बाहमी विजिट भी है और मल्टीलैटरल भी है, तो उनके साथ बहुत सारे मुआहदे कल हो चुके हैं और ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन भी हुई है। तो मैं समझती हूँ कि ये एक सिग्निफिकेंट डिप्लोमेटिक इवेंट है जिसका जी आई गेस हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया है। डॉक्टर मलिहा लोधी से हम दोबारा इस हवाले से बात करना चाहेंगे। तो इससे पहले जी हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा बात कर रहे थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और डॉक्टर जमील भी बात। आप ये देखें इवन के सिक्योरिटी मामलात में भी इस बात पे कितना फोकस है कि इकॉनमी GDP जितनी अच्छी होगी उतने ही उन ममालिक के साथ आप पीसफुली ताल्लुकात आगे बढ़ा सकेंगे। कि मैं एक मिसाल दे रहा हूँ, आपके एक मुल्क के साथ ताल्लुक है जहाँ से आपकी ट्रेड चल रही है, हाँ। तो फिर जो आपकी बिजनेस कम्युनिटी है वो आपको आके कहती है ना कि भाई आप अगर ताल्लुकात ख़राब करेंगे तो हमारी तिजारत मुतासिर होगी, तो हमारा ट्रेड की वजह से हमारा रेवेन्यू जनरेशन और 10 तरह के मसाइल होंगे ना। तो इकॉनमी किस तरह की है, आपकी इकॉनमी के उसके ऊपर भी मैटर करता है। मलिहा साहिबा हैं हमारे साथ? अच्छा मलिहा साहिबा, अब ज़रा ये बताइएगा कि हम पे वैसे तो शुरू में ये अक़दा खुल जाना चाहिए था, लेकिन 2019 ऑनवर्ड्स यानी कि 5 अगस्त के जो डिसीजन इंडिया ने लिया था कश्मीर की हैसियत को चेंज करने का, उसके बाद जब हम बात करने के अक़वाम आलम के सामने, दोस्त ममालिक के सामने, अपने भाइयों के सामने, तो पता चला कि वहाँ पर जो सुपरसीड कर रहे थे वो भारत के उन मुल्कों से तिजारती ताल्लुकात थे। तो तब ये सही मायनों में रियलाइजेशन हुई। तो पाकिस्तान को कितना उस पर एम्फसाइज करना चाहिए, लेकिन एक चीज़ ये है कि भारत के पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ है, हमारे पास क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हम बार्टर कर सकते हैं विद द वर्ल्ड? देखिए, ये 2 चीज़ें हैं जिसको आप मिला रहे हैं। एक तो ये, और इनको मिलाना नहीं चाहिए 2 इश्यूज को। एक तो इशू असूल का है और वो ये है जो पाकिस्तान की हुकूमत ने, मुख्तलिफ हुकूमतों ने असूली मौक़िफ़ इख्तियार किया, जो भारत ने एक्शन लिया जिसका आपने जिक्र किया है अगस्त 2019 में। जी। उसमें ये दुरुस्त नहीं है कि मुस्लिम ममालिक ने कुछ नहीं कहा। OIC की जॉइंट स्टेटमेंट्स हैं, इसमें OIC ने इस पे पोजीशन ली हुई है, तो ये दुरुस्त नहीं है कि उनकी तरफ से चूं भी नहीं हुई। और मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तान को इस पॉलिसी पे कायम रहना चाहिए कि पाकिस्तान ने हमेशा ये कहा है कि वो पुरअमन तरीके से चाहते हैं कि कश्मीर का कोई मसला हल और उसकी पीसफुल रेजोल्यूशन जो होनी चाहिए। अच्छा, ये एक पहलू तो ये है। दूसरा पहलू जो आप कह रहे हैं कि एक मुल्क की आजकल जो इंटरनेशनल स्टैंडिंग होती है, सफारती पोजीशन होती है, वो उसकी मुआशी ताकत पे मबनी होती है, इसमें तो कोई 2 राय हो नहीं सकती। और उस हवाले से जाहिर है पाकिस्तान अपनी कश्मीर पॉलिसी को भी उस तरीके से नहीं आगे ले जा सका जिस तरीके से उसको ले जाना चाहिए था, इसलिए कि पाकिस्तान की पोजीशन जो है इस वक्त, इकोनॉमिक पोजीशन, वो आपके सामने है, तो इसको जाहिर है पाकिस्तान को जरूरत है कि अपनी इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करे ताकि वो एक प्लेयर बने इंटरनेशनल अरीना। तो आपकी असेसमेंट क्या है, कैसे कर सकते हैं अभी? क्योंकि इख्तियार बेग साहब कल हमारे साथ थे, वो बार्टर का मशवरा दे रहे थे कि करेंसी उसमें इन्वॉल्व नहीं होगी तो खत्ते के ममालिक के साथ, तो बार्टर के लिए तो उसूल यही है कि कुछ लो और कुछ दो, तो उसमें व्हाट डू वी हैव टू ऑफर? नहीं, देखिए, ये बार्टर ये तो बड़ा आसान है, जो मर्जी लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर लें। पहले तो ये कि आपकी इस वक्त एक मुआशी बहरान हमारा है मुल्क में। हाँ जी। एक IMF से इसका मतलब ये नहीं कि बस वो अनाउंस फौरन बाद हमारी इकोनॉमी ठीक हो गई है। तो पहले तो बार्टर शार्टर तो बाद की बात है, पहले तो आप अपनी इकोनॉमी ठीक करें, यहाँ पर जो गुर्बत है उसको एड्रेस करें, और फिर
आप देखें कि आप क्या चीज एक्सपोर्ट कर सकते हैं। देखिए अगर बार्टर भी करना है, मुझे हंसी भी आ रही है इस पे, अगर बार्टर भी करना है तो कुछ होना भी तो चाहिए ना आपके पास जिससे कि आप बार्टर करेंगे। और फिर ये इस पे भी डिपेंड करता है कि जिन मंडियों में आप जा रहे हैं उनकी डिमांड क्या है। हाँ। ये तो नहीं है कि जी हम ये प्रोड्यूस करते हैं तो बस आप यही ले लें हमसे, तो बस हमारे पास यही है। तो हमें अपनी एक्सपोर्ट बेस को डाइवर्सिफाई करना है बार्टर के लिए या वैसे भी नॉर्मल ट्रेड के लिए। तो हर चीज पहले तो मबनी है हमारे मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, जो अभी तक हमने नहीं अचीव की। अच्छा। उसके बाद में हमें इस तरह के रिफॉर्म्स चाहिए जिससे कि हमारी एक्सपोर्ट भी प्रमोट हो, एक्सपोर्ट बेस जो है वो वसी बुनियाद पे हम बना सकें। ठीक। डॉक्टर मलिहा लोधी साहब, अगर हम बात करें इस शंघाई ताउन तंजीम में रूस है, चाइना, ये दो बड़ी ताकतें हैं इस खत्ते की। फिर मिडिल ईस्ट की सिचुएशन को देख लें या जो एक ख़तरा मंडला रहा है ईरान के ऊपर इसराइल के अटैक का, क्या इस फोरम से इस किसी तरीके की श्योरिटी दी जा सकती है इन कंट्रीज़ को कि भाई अमन कायम हो और मज़ीद तनाज़ात आगे ना बढ़ें? देखिए इस फोरम में तो ये नहीं हो सकता, इसलिए कि ये हेड्स ऑफ गवर्नमेंट का फोरम है। जो हेड्स ऑफ स्टेट का फोरम है एससीओ का, उसमें इस किस्म के इशू जो होते हैं वो रेज होते हैं, सियासी इशूज, जियोपॉलिटिकल इशूज। हेड ऑफ गवर्नमेंट समिट जो कि इस वक्त हो रही है उसमें सिर्फ मुआशी, एनवायरमेंटल, एनर्जी, इस किस्म के इशूज रेज होते हैं। ये अलग बात है कि जो साइडलाइंस पे मीटिंग होगी पाकिस्तानी ऑफिशियल्स की मुख्तलिफ ममालिक के ऑफिशियल्स के साथ, उनमें इस तरह के इशूज रेज हो सकते हैं, लेकिन इस फोरम से नहीं हो सकते। ओके। अच्छा डॉक्टर जमील साहब, आपका नुक्ता नज़र इस पे है क्या है? और दूसरा ये है कि ये जो ओआईसी के रोल के हवाले से हम बात कर रहे थे, मेरी अपनी असेसमेंट या जो अंडरस्टैंडिंग है कि ओआईसी जितना उनको किरदार अदा करना चाहिए था या जितनी उनकी कैपेसिटी थी उसके 0% उन्होंने रोल प्ले किया। उनकी सुनी नहीं गई, उनकी बात पे कभी अमल नहीं हुआ। अभी आप देख लें, कश्मीर का मसला देख लें, आप वहाँ फ़लस्तीन का मसला देख लें, गज़ा में क्या हो रहा है पिछले 1 साल से उस पर देख लें, फिर उसके बाद यहाँ पर ये लेबनान पे अब जो हो रहा है सिलसिला, ईरान के ख़िलाफ़ जो करने जा रहे हैं, तो क्या रोल आपको दिखाई दिया वैसे ओआईसी का मुअस्सर? ये जो आपने बताया है, ये तमाम के तमाम जो आपने निकात पेश किए हैं ओआईसी की तारीफ में, तो उस चीज़ की अक्कासी करता है कि ये तकरीबन इन तमाम मामलात में बेअसर हो गई है। जी। और देखें ओआईसी को बनाया इसलिए गया था कि जहाँ जहाँ उसके मेंबर कंट्रीज़ को कोई ज्यादती होगी किसी के साथ तो ये मिलकर आवाज़ भी उठाएंगे और एक्शन भी लेंगे। ना आवाज़ उठाने की हद तक तो इन्होंने थोड़ी बहुत रेजोल्यूशन पास कर दी ओआईसी ने, लेकिन उस पर कोई एक्शन जो ले सकते थे नहीं लिया। और क्या एक्शन ले सकते थे मैं बताता हूँ। तो उसमें ओआईसी के अपने ही प्रीएम्बल में दिया हुआ है, शुरू में ही दिया हुआ है कि वो फ़लस्तीन को सपोर्ट करेंगे, उनको साथ देंगे और बैतुल मक़दस जो है उनका कैपिटल के तौर पर उसको मनवाएंगे और उसको हमेशा जाना जाएगा। और उसी के साथ साथ इसके अपने ही चार्टर में ओआईसी के आर्टिकल 18 में दिया हुआ है कि इसके लिए एक मखसूस असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल होगा जो तमाम इन फ़लस्तीन के मामलात की मॉनिटरिंग करेगा। उससे हटकर जहाँ जहाँ जिस मुकाम पर दुनिया पर में मेंबर कंट्रीज़ को तकालीफ पहुँचे वहाँ उसके लिए सामने आएगा। लेकिन इनमें से किसी में भी वो नहीं कर सका। और इसके लिए मैंने यही देखा है कि चंद रेजोल्यूशन पास करने के बाद न ये मल्टीलैटरल सैंक्शन तो लगा सकते थे कि इजराइल से तिजारत ना करो, दोबारा एक दफा अगर वीटो हो गया है या 2 दफा वीटो हो गया सिक्योरिटी काउंसिल में, तो इसको दोबारा जनरल असेंबली में पेश कर सकते थे। जो आवाज उठनी चाहिए वो नहीं, मौसर आवाज उठनी चाहिए वजह ये है नहीं हुई। बहुत कुछ किया जा सकता था। थैंक यू सो मच डॉक्टर मलिहा लोधी, डॉक्टर जमील अहमद खान और हमारे साथ डॉक्टर कमर चीमा मौजूद। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक ले लेते हैं जी, ब्रेक के बाद आए जी। तो यहाँ पर अपडेट आपको देते चले। एक बड़ी खबर है कि भारत की कनाडा में दहशतगर्दी सबके इल्म में है कि बेनकाब हुई थी और ऐसे में गैर मुल्की सरजमीन पर भारत की गैर कानूनी सरगर्मियाँ फिर मंजर आम पर आ गई हैं सदब। और कनाडा ने 6 भारतीय सिफारतकारों को खुफिया सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर बेदखल कर दिया है। अच्छा, बेदखल होने वालों में भारतीय हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा और दीगर सिफारतकार अहदेदारान शामिल हैं। पुलिस ने ठोस सबूतों पर
14 अक्टूबर को 6 भारतीय सिफारतकारों को मुल्क बदर किया। ये कैनेडियन हुक्काम की जानिब से बताया जा रहा है। और कैनेडियन पुलिस को मोदी सरकार की सिखों के खिलाफ पुरतशद्दुद मुहिम के ठोस शवाहिद भी मिले थे। कनाडा में भारतीय सिफारतकार और कौंसलर खुफिया सरगर्मियों में मुलविस हैं, ये कैनेडियन पुलिस का कहना है। और भारतीय सिफारतकार मोदी सरकार के लिए एजेंट्स के जरिए मालूमात जमा करते थे। शवाहिद ने यह भी बताया कि भारतीय एजेंट्स मुख्तलिफ इदारों को मालूमात जमा कराने के लिए इस्तेमाल किया गया। और कुछ अफराद इदारों के साथ भारतीय हुकूमत के लिए काम करने के लिए धमकियां भी। चलें जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकार साहब, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट हम कह सकते हैं इस तरह से कैनेडियन सिक्योरिटी इदारों की जानिब से की गई है, और ये बड़ा सेटबैक है भारत के लिए। जी बिल्कुल, आई थिंक लास्ट ईयर से ये चल रहा है। आपको याद होगा लास्ट ईयर UNGA के फौरन बाद जी जो है कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने जिक्र किया था, और ये हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर है। फिर एक अटेम्प्ट अमेरिका में हुई जो गुरपतवंत सिंह पन्नू पे, उसमें इवन अमेरिकन गवर्नमेंट ने भी समन किया हुआ है। इनके एम्बेसी के लोगों, कुछ लोग पकड़े भी गए हैं। असल में इसमें ज्यादा क्रिटिकल ये कि देखें ये चीजें होती रहती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसियां भी काम करती हैं, मतलब थर्ड पार्टी से आप करवाते हैं। भारत का भी ये हो चुका है कि जो इनकी एम्बेसीज हैं या हाई कमीशन है, दे आर नाउ इन्वॉल्व। वो हाई कमिश्नर को कनाडा ने पर्सन ऑफ इंटरेस्ट करार दिया। इसका मतलब है कि इंटेलिजेंस ने इंफॉर्मेशन गेन कर ली, उन्होंने कंफर्म किया, उसके बाद अभी आनी है, उन पे केस चलना है। सो बेसिकली उन्होंने कहा जी आप कोऑपरेट करें। तो चूंकि इसमें उनके एम्बेसडर या हाई कमिश्नर इन्वॉल्व हैं, तो साफ जाहिर है ये तो बहुत बड़ा सेटबैक है कि ऑफिशियली आपके पास डेथ स्क्वाड्स हैं, टेररिस्ट स्क्वाड्स हैं, और आप बाकी मुल्कों में मर्डर कराते हैं और असैसिनेशन कराते हैं। फिर आप लिंक करें भी जो परसों मर्डर हुआ है विद इन इंडिया, जो है अपना बाबा सिद्दीक बाबा, जी जी सिद्दीक बाबा जी, तो वो भी एक मुस्लिम आप कह लें कि पॉलिटिशियन थे, और वट एवर रीजन उसके अंदर बिश्नोई गैंग का नाम आ रहा है। भी जो कैनेडियन आपने देखा है जो कमिश्नर माइक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उसमें भी जिक्र है कि कुछ इनके डेथ स्क्वाड्स और गैंग बिश्नोई गैंग की तरफ इशारा हो रहा है। तो उसके सुना 700 हिटमैन है अक्रॉस द वर्ल्ड, इंडिया में भी जिसको मर्जी चाहते हैं मरवा देते हैं, और वो जेल में से ऑपरेट करता है। लेकिन इसमें मेरे ख्याल लार्जर गेम ये है कि जो रिसर्च एनालिसिस विंग है और दोवल है, इनके अपने डेथ स्क्वाड। अब जिस तरीके से वोकल रहे जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर, हारिस नवाज साहब ने भी हमें ज्वाइन कर लिया। मैं पहले उनसे सवाल पूछ लेती हूँ वकार साहब, फिर आपसे दोबारा भी सवाल। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, आपसे मेरा सवाल है, पहले तो ये बताइएगा कितनी अहम खबर है, ये डेवलपमेंट है। दूसरे, जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से एक्टिव थे, वो चाहते थे शवाहिद मिले, अब शवाहिद मंजर आम पर आ गए, तो ये तो भारत के लिए बड़ी सुक्की की बात है। भारत को इतनी रोक स्टेट है, इनको किसी की परवाह नहीं है। हाँ जी, कि क्या है, क्या हालात जा रहे हैं, वो इनको कोई फिक्र नहीं है। जो हैरानी की बात यही है कि जिस तरीके से ये बिहेव कर रहे हैं, और उसके बाद आप ये देख लें कि इनके कनाडा में मर्डर किए इन्होंने सिखों को, उसके बाद अमेरिका में किए हैं। इस लिहाज से अगर आप देखें तो जी मेरे ख्याल में बहुत ही हालात खराब हो रहे हैं। और अब इस वक्त ये बात है कि 14 अक्टूबर को इनके 6 सफारतकार वापस किए इंडिया में, और इमीडिएटली इन कैनेडियन को उन्होंने वापस कर दिए। इनको कोई परवाह नहीं, इसलिए कि उनको एक बड़े मुल्क की सपोर्ट हासिल है। अदरवाइज अगर यही चीज़ें पाकिस्तान में या एशिया में किसी और मुल्क में होती थी, इस वक्त एक तूफान आ गया होता जो रियलाइज नहीं कर रहे। इसलिए इस वक्त जो ट्रूडो ने बहुत ही सही एक्शन लिया था, लेकिन उसके साथ ये देख लें कि ये उस फौरन बाद अपने रिएक्शन इनका देखेंगे, उनके कैनेडियन उन्होंने वापस कर दिए। जब तक इनके खिलाफ प्रॉपर इंक्वायरी नहीं होती है, प्रॉपर कार्रवाई नहीं होती है, इनको इंडिक्ट नहीं किया जाता, जब तक नहीं। लेकिन एक चीज़ मुझे ये बताइएगा हारिस नवाज साहब, कि एक तो सुबकी का मामला इस एतबार से भी कि आपको नहीं लगता कि भारत अपना इन्फ्लुएंस अमेरिका, रशिया या चाइना की तरह बढ़ाना चाहता है ओवरऑल ग्लोबली? वो वही मिसाल हो गई, कौवा चला हंस की चाल, अपनी चाल भी भूल गया। कतर की जानिब से जो सज़ाएं सुनाई गई थी वो सबके सामने, कनाडा में एम्बेरसमेंट अपनी जगह, अमेरिका में खुद वो वहाँ पर भी बेनकाब हुए। चाहते क्या है ये? देखिए, ये जिस तरह CIA ऑपरेट करती है या उसी तरह रशियन KGB करती थी, ये उस लेवल पे आने चाहिए, जबकि ना इनकी प्रोफेशनल कैपेबिलिटी है, ना इनमें वो इनको आता है ये काम करना। ISI को देखें, दुनिया में रेटेड नंबर 1 हमारी एजेंसी है, और रॉ की ये सारी चीज़ें पकड़े जाने का मतलब ये है कि दे आर इनएफिशिएंट। अब दुनिया में जो इस तरह के एजेंट काम करते हैं, वो जब भी ऑपरेशन करते हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं होती है, और वो काम करते हैं, ये नहीं पता चलता कि किसने ऑपरेट किया, किसने मारा, और वो अपने अचीवमेंट टारगेट कर लिए। ये तो ओपनली बताते हैं, पाकिस्तान ने 20 लोगों को मार दिया, इन्होंने खुद एक्सेप्ट किया।
ان کو ڈر ہی کوئی نہیں ہے. آپ دیکھیں گلبشن یادیو کی مثال دیکھ لیں, اس کے بعد جس طریقے سے فائنینشیل ٹیررزم پاکستان میں کر رہے ہیں, کھلا کہہ رہے ہیں بلوچستان کو علیحدہ کریں گے, کینیڈا میں جا کے آپریٹ کر رہے ہیں, امریکہ میں کر رہے ہیں, اور اس کے باوجود کیونکہ ان کو ضرورت ہے, امریکہ انڈیا کو اپنی پراکسی یوز کر رہا ہے چائنا کے خلاف, پاکستان کے خلاف اور ساؤتھ چائنا سی میں ان کو سپورٹ چاہیے. اسی طریقے سے بلوچستان میں جو یہ کچھ کر رہے ہیں, ایک آئی تھنک $140 بلین کی انہوں نے 1.45 بلین ڈالر کی انہوں نے فائنینشیل ٹیررزم کی گلوبلی کی ہے. وہ ان کو کوئی ڈر نہیں ہے. میرے خیال میں دیر دا فٹ کیس فار FATF میں جانے کے لیے کہ ان کو وہاں پر بلیک لسٹ کیا جائے بجائے کہ پاکستان کو کیا جاتا ہے. تو ان چیزوں میں حکومت پاکستان کے پاس بھی ہمیں 20 لوگوں نے مارنے کی کمٹمنٹ ایکسیپٹ کیا تھا. وہی ٹیک اے کیس کہ جی یہ کیا کہتے ہیں, ہم کو خاموش رہ جاتے ہیں. دیٹس دا ریزن ہم اپنا نقطہ پراپر طریقے سے بیان نہیں کر سکتے. صحیح, ٹھیک ہے, تھینک یو سو مچ. بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب اور بقا ہمارے ساتھ موجود تھے. سو یہ تمام تر صورتحال ہے, اور ظاہر ہے یہ ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر دیکھا جائے تو, کیونکہ 6 بھارتی سفارتکار خفیہ سرگرمیاں اس پر انہیں بے دخل کر دیا گیا. اب جو کینیڈین پولیس ہے وہ مزید شواہد بھی سامنے لے کر آ رہی کہ کس طریقے سے لوگوں کو بھرتیا کیا جاتا تھا, اور ایجنٹس کے ذریعے معلومات جمع کی جاتی تھی, سکھوں کی معلومات اور مقامی لوگوں کی معلومات جمع کی جاتی تھیں. ثبوت بھارتی حکومت کو پیش کیے گئے ہیں جس میں تشدد روکنے کے لیے تعاون پر بھی زور دیا گیا تھا, اور ایسے شواہد حاصل کیے جو سنگین مسائل ظاہر. اور آپ یہ سوچئے کہ جسٹن ٹروڈو نے G20 اجلاس کے موقع پر بھارتی وزیر اعظم سے کینیڈا میں سکھ رہنما کے قتل میں انڈین ایجنٹس کے ملوث ہونے پر تشویش کا اظہار کیا تھا. وہ سکھ رہنما تھے ہردیپ سنگھ نجر, جن کو کینیڈا میں گردوارے کے سامنے جون 2023 میں قتل کیا گیا. اب وہ مزید اس پہ کیا پرومپٹ ایکشن لیتے ہیں. سو آپ سے جی یہاں سے ہم اجازت چاہ رہے ہیں, ٹرانسمیشن یہاں پہ وائنڈ اپ کرتے ہیں. اللہ حافظ.